हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठंडी तो बहुत है आज। तो चलो ठीक है, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था क्या, ऊष्मागतिकी चैप्टर को स्टार्ट किया था। ऊष्मागतिकी चैप्टर में हमने आपको ऊष्मा और कार्य के बीच में जो रिलेशन है उसको बताया था। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि ऊष्मागतिकी के नियम कौन कौन से हैं। ऊष्मागतिकी कितने नियम हुए थे? 4 नियम। पहला शून्य कोटि का नियम, शून्यांक नियम, दूसरा प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय, तृतीय, यानी टोटल मिला के आपके 4 नियम हुए थे। तो उसी के जस्ट बाद आज हम उसके, क्योंकि पार्ट 1 आपको अवेलेबल हो चुका है, जो नए लिखे होंगे नोट्स वाइज उसको हम इसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको क्या करेंगे, घर पे जाकर के लिख लेंगे। और बाकी मैं तो आपको यहाँ पर लिखवा भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट समझा भी रहा हूँ, उसी कड़ी में आप इसको यहाँ पर नोट भी करिएगा। तो चलिए ठीक है, ऊष्मागतिकी को अगर हम उसके नियम को पढ़ना है तो पढ़ने से पहले मुझे कुछ बातों को याद करना चाहिए कि ऊष्मागतिक निकाय क्या है, ऊष्मागतिक चर क्या है, ऊष्मागतिक परिवेश क्या है। इन सभी चीजों को अगर मुझे पता चल जाएगा तो हम आसानी के साथ पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मुझे पढ़ना ये होगा कि ऊष्मागतिक निकाय, इसमें ऊष्मागतिक गति जो चर होते हैं, यानी जो इसमें आपके चर मिलेंगे वो कौन कौन से हैं उसको आप ध्यान दीजिए। जैसे आपको बताया गया है ऊष्मागतिक में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्या क्या मिलेगा, आपका प्रेशर दाब मिलेगा और आयतन मिलता है और आंतरिक ऊर्जा मिलेगी, ताप मिलेगी और मोलों की संख्या जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। यानी ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिली। कहीं आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊष्मागतिक चर कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि ऊष्मागतिक चर कौन कौन से, आपके दाब हो गए, आयतन हो गए, आंतरिक ऊर्जा होगी, ताप हो गया और मोलों की संख्या हो गई। ये सभी क्या होता है, आपको ऊष्मागतिक चर होता है। उसके बाद अगर मुझे बात करना होगा ऊष्मागतिक निकाय। ऊष्मागतिक निकाय की एक बात इसको आप समझिएगा। अभी देखो, कहा जाता है कि निश्चित सीमाओं से परिबद्ध बहुत अधिक संख्याओं में अणुओं परमाणुओं के, ध्यान दीजिएगा, अणुओं परमाणुओं के एक ऐसा समूह जिनका निश्चित दाब, ताप तथा आयतन हो, उसको मेरे प्यारे क्या बोला जाता है, ऊष्मागतिक निकाय। जैसे आपको दे दिया एक थर्मस, क्या दिया जाए, एक थर्मस दिया जाए। थर्मस के अंदर आपको पता होगा, मान लीजिए आपको क्या है, थर्मस में जब आप पानी को भरते हैं तो थर्मस के अंदर पानी अगर गर्म है तो गर्म रहता है, ठंडा है तो ठंडा रहता है। अर्थात उसके अंदर ना तो आयतन बदलता है ना तो ताप बदलेगा। ऐसे मतलब कोई ऐसा सिस्टम ले, कोई ऐसा निकाय लें जिसके अंदर ना तो आयतन बदले, ना तो ताप बदले, ना तो प्रेशर बदले, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हम निकाय के नाम से बोलेंगे। तो यहाँ पर जो थर्मस होगा, थर्मस क्या कहलाएगा, निकाय कहलाएगा। क्योंकि थर्मस के अंदर जब हम पानी को रख देते हैं, पानी क्या होता है, ठंडा वाला ठंडा रह जाता है और गर्म वाला गर्म रहता है। अर्थात इसके ना तो ताप में कोई परिवर्तन होगा, ना तो आयतन में कोई परिवर्तन, ना तो किसी इसके दाब में परिवर्तन होगा। अर्थात इसका जो दाब होता है, सब दाब, ताप और आयतन सब क्या होते हैं, यहाँ पर निश्चित होते हैं। तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर निकाय के नाम से जानते हैं। अब दूसरी बात हम देखते हैं ऊष्मागतिक परिवेश क्या होता है। ऊष्मागतिक परिवेश का मतलब होता है कि इस निकाय के चारों ओर, ध्यान दीजिएगा, जैसे इस निकाय के चारों ओर क्या होते हैं, आपके वायुमंडल पाए जाते हैं ना। इस निकाय के चारों ओर यहाँ पर लिखे होंगे, ऊष्मागतिक निकाय के बाहर स्थित किसी भी वस्तु को जिससे ऊर्जा या पदार्थ का आदान प्रदान होता है उसको हम परिवेश बोलते हैं। जैसे आप किसी एक बॉटल ले लीजिए, बॉटल को लेते हैं जब, तो मान लीजिए बॉटल लेते हैं, उसमें क्या होता है, आप ठंडे पानी को रखते हैं, जब हम धूप में रखते हैं, धूप में रखने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो गर्म हो जाता है। किसका आवाज, धीरे धीरे गर्म हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो आपका क्या कहते हैं, वो ऊष्मागतिक निकाय है, वाटल क्या आपका ऊष्मागतिक निकाय है। और वाटल के बाहर जो आपका अराउंड में जो आपका वातावरण हो, क्या हो, इसका परिवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। क्योंकि परिवेश से ही ऊष्मा का क्या किया, आदान प्रदान किया। क्योंकि बाहर गर्मी ज्यादा है तो बाहर की उसमें क्या होगी, पानी में आएगी। क्योंकि आपको पता ऊष्मा में उच्च से निम्न की ओर आता है। तो अगर कोई भी चीज ठंडा होता है, ठंडे चीज को हम जब गर्म रखते हैं तो गर्म हो जाता है, गर्म चीज को हम क्या रखते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, वो ठंडा भी हो जाता है। इसका मतलब क्या हो, आप बाहर जो वायुमंडल है, वायुमंडल क्या कर रहा है, ये एनर्जी को या ऊष्मा को आदान प्रदान कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिवेश बोलेंगे। जैसे कह दिया किसी आप राड को लिए, राड को खूब टेम्परेचर में गर्म कर लीजिए। राड को जब गर्म करते हैं उसको हम पानी में डाल देते हैं, राड तो आपका निकाय कहलाया। लेकिन पानी में जब हम राड को डालते हैं, राड क्या होता है, राड के चारों पानी पूरी तरीके से क्या होता है, घेर लेता है। तो जो पानी उसको चारों तरफ से घेरेगा उसको क्या बोलेंगे, हम परिवेश के नाम से जानते हैं। परिवेश यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊष्मागतिक परिवेश क्या होता है, ऊष्मागतिक निकाय के बाहर स्थित किसी भी वस्तु को जिससे क्या होता है, ऊष्मा या ऊर्जा का आदान प्रदान हो, उसको हम क्या बोले, ऊष्मागतिक परिवेश के नाम से जानते हैं। यहाँ तक सब लोग नोट करिएगा, उसके बाद फिर आगे हम चर्चा करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जब हमने पढ़ लिया कि ऊष्मागतिक के चर क्या है, परिवेश क्या है, तो इसके बाद मुझे पढ़ना होगा तापीय साम्य। तापीय साम्य आपको एक बात याद होगी, साम्यावस्था। क्या होता है, साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब आप देखे होंगे, जब कभी एक बाल्टी ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए एक बाल्टी है,
या आप कभी देखे होंगे जब बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम में देखे होंगे गढ़ी होती है ना आपके घर में, तालाब होते हैं, तालाब पूरी तरह भर जाएंगे क्योंकि यहाँ से पानी आता है। मान लीजिए कोई आपका एक सिस्टम है, यहाँ से पानी क्या हो रहा आ रहा है, और कब तक पानी आएगा, जब तक गढ़ी यहाँ तक इसके नीचे तक पानी रहेगा तभी तक इसके अंदर जाएगा। और जब पानी इसके बराबर भर जाए, पानी ना तो अंदर आता है ना तो बाहर जाता है ना, यानी कि पानी का ना तो अंदर आएगा ना तो बाहर जाए, अर्थात दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर कंडीशन, इक्वल हो जाते हैं। सेम उसी कंडीशन आपका 2-4 साल जो आपका तापी शाम है। तापी शाम का मतलब एक चीज याद करें, ताप जब क्या हो, शाम की अवस्था में ताप क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ताप क्या हो जाए, बराबर हो जाता है, तो वहां पर तापी शाम की अवस्था कहलाएगी। अर्थात आपको पता है कि जो ताप होता है, उष्मा होता है, उष्मा हमेशा क्या होता है, उच्च से निम्न की ओर गमन करता है ना। अब देखिए मान लीजिए किसी एक सीख को ले लीजिए, सीख ले लीजिए और उसको राड को पूरी तरीके से उसको गर्म कर लीजिए। अब जब राड को आप गर्म करेंगे और राड को किसी ठंडे पदार्थ के साथ क्या करें, आप अटैच कराइए। जब किसी ठंडे पदार्थ के साथ आप अटैच करते हैं, देखिएगा जो आपका राड गर्म होता है, राड धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा हो जाएगा, और जो गर्म वाली चीज है क्या होता है, हल्का हल्का गर्म होना चालू कर देती है। और ये कंडीशन कब तक होती है कि जब तक राड और जो दूसरा पदार्थ ठंडी पदार्थ है, दोनों पदार्थ क्या आपस में बराबर नहीं हो जाता। आप लोग देखते हुए कहा जाता है कि किसी को अगर बुखार है, उसके बगल सो जाओ, क्या होता है, बुखार आता है। ऐसा होता कुछ नहीं, क्योंकि उसको उसकी शरीर क्या होती है, गर्म रहती है, और आपकी शरीर ठंडी है, तो क्या होता है, हमेशा ताप क्या होता है, उच्च से निम्न की ओर आएगा। तो आप किसी के बगल में लेटे रहेंगे तो जो उनका टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर क्या होता है, आप में आ जाएगा। और कब तक आया जाएगा, जब तक दोनों टेम्परेचर बराबर नहीं आ जाएगा। और जब दोनों लोगों का टेम्परेचर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम तापी शाम की अवस्था कहलाते हैं। देखिएगा तापी शाम में आप याद कर लेना है कि इसमें दाब होता है, आयतन, ताप, द्रव्यमान, ये सभी चीजें समय के साथ बदलती नहीं है, यानी सब क्या हो एकदम से पूरी तरीके से स्थिर हो जाती हैं, ना तो कम होगी ना तो ज्यादा होगी। इन्हीं चीज को हम तापी शाम की अवस्था में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए इसको क्या कहा जाता है, इसकी डिफिनेशन क्या है। इसमें कहा गया निकाय पर लगने वाला नेट बल, ये भी बात याद कर ले, निकाय पर लगने वाला जो नेट बल होगा, नेट बल क्या हो जाता है, यहाँ पर नेट बल और बल आघूर्ण पूरी तरीके से क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ध्यान दीजिएगा, निकाय पर लगने वाला नेट बल तथा बल आघूर्ण क्या हो जाए, यहाँ पर लिख लेना कि शून्य हो जाए। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। ऊष्मागतिक में कोई भी वस्तु क्या कहलाएगी, कोई भी वस्तु क्या कहलाएगी, साम्य की अवस्था में कहलाती है। क्या कहलाएगी, साम्य की अवस्था में कहलाती है। अगर ऊष्मागतिकी में कोई ऐसी वस्तु रखी गई जिस पर नेट बल और बल आघूर्ण दोनों क्या पूरी तरीके से शून्य हो जाए, तो वहां पर वस्तु क्या कहलाएगी, साम्य की अवस्था में कहलाती है। और मेन पॉइंट आपको ये भी याद कर लेना है कि दाब, आयतन, ताप, द्रव्यमान साम्य के साथ किसी में परिवर्तन होता नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक टेम्परेचर यहाँ पर 10 डिग्री का एक टेम्परेचर का कोई वस्तु है, और दूसरा कितना, मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री का एक टेम्परेचर का कोई वस्तु है। अब इसमें क्या होता है, हमेशा जो अधिक टेम्परेचर वाली वस्तु यहाँ से ऊष्मा क्या होगी, इसमें आएगी, है ना, आएगी। और कब तक आएगी, जब तक इसका और इसका दोनों का टेम्परेचर क्या हो, बराबर नहीं हो सकता। और बराबर कब होगा, जब आपका ये 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाए, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तब तक टेम्परेचर क्या होता है, एक दूसरे में ये क्या होगा, 30 से 10 की ओर आना आती रहेगी। अब यही कंडीशन जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, अब आपको पता ना तो इधर ये टेम्परेचर देगा ना तो ये इधर देगा, अर्थात ना तो इससे मतलब दोनों क्या आपस में बराबर हो गए, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, आपका उस क्या कहलाएगा, शाम तापी शाम की अवस्था कहलाती है। फटाफट आप लोग नोट करिए, इसके बाद फिर आगे हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, अब मुझे देखना है कि ऊष्मागतिक शून्यांक नियम क्या है। देखिए इसके पहले हमने आपको बताया तापी शाम्य, क्योंकि तापी शाम्य की यहाँ पर व्यवस्था आपको ध्यान समझना होगा। तापी शाम्य हमने बताया था कि जब आपका निकाय और निकाय के जो बाहर जो परिवेश होता है, निकाय और निकाय के बाहर परिवेश, और निकाय के प्रत्येक बिंदु, यानी वाटल है, थर्मस है, थर्मस के अंदर रखा हुआ पानी के प्रत्येक बिंदु का जो टेम्परेचर होता है, वह टेम्परेचर क्या हो जाए, उसके बाहर, यानी कि निकाय के बाहर जो परिवेश है उसके पर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि आपने यहाँ पर जो थर्मस लिया था, थर्मस के अंदर रखा हुआ पानी मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस गर्म है, इसके बाहर का टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए, 10 डिग्री बराबर होना चाहिए। और इसका टेम्परेचर यहाँ भी 10 डिग्री, यहाँ भी 10 डिग्री, अर्थात प्रत्येक पॉइंट पे क्या हो जाए, टेम्परेचर जब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, तापी शाम्य की अवस्था के नाम से जाना जाएगा। और अगर ये क्या होता है कि अगर मेरे प्यारे यहाँ पर टेम्परेचर अगर दोनों बराबर नहीं होगा, तो आपका याद कर लेना कि जो आपका ऊष्मा होगा, ऊष्मा हमेशा उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होता रहेगा, तापीय अवस्था में नहीं आएगा। तो आज हम बात करेंगे ऊष्मागतिक शून्यांक नियम के बारे में। और यह क्या नियम है, इसको ध्यान समझिएगा, बहुत बेहतरीन है। इसमें होता क्या चीज है, 3 वस्तु लेंगे, क्या लेंगे हम, 3 वस्तुओं को लेते हैं। 3 वस्तुओं को लेने के बाद उसको हम एक क्या होती है, 2 वस्तुओं, तीसरी वस्तु के टेम्परेचर में उसको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या बातें हैं।
इस निकाय के अनुसार यह दो उष्मागतिक निकाय, इस निकाय के अनुसार नियम के अनुसार ध्यान दीजिएगा, यह दो उष्मागतिक निकाय किसी तीसरे उष्मागतिक निकाय के साथ तापीय साम्य हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होते हैं कि ये दो उष्मागतिक निकाय, मान लीजिए आपके पास दो उष्मागतिक निकाय है, निकाय आपको बताया भी गया है कि निकाय किसे कहते हैं। मान लीजिए एक आपका उष्मागतिक निकाय ए है, दूसरा उष्मागतिक निकाय क्या है आपका बी है। इन दोनों उष्मागतिक निकाय को अगर हम तीसरे उष्मागतिक निकाय के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसे उष्मागतिक निकाय के संपर्क में रखेंगे। ध्यान दें यहाँ पर लिखा गया है किसी तीसरे उष्मागतिक निकाय के साथ तापीय साम्य हो तो वो परस्पर क्या होंगे, तापीय साम्य होंगे। अर्थात मैं कह दूं अगर इसका 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका 10 डिग्री सेल्सियस, अगर इसका 5 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका टेम्परेचर यहाँ के कब तक आएगा, इसका टेम्परेचर यहाँ पर कब तक होगा, तब तक जब तक तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। और इसके बीच में दोष दीवार दिया गया, दोष दीवार आगे हम पढ़ाएंगे, इसमें कोई भी टेंशन नहीं किया जाएगा। ये सुचालक दीवार होता है। सुचालक मतलब क्या होता है, ऊष्मा ऊपर से क्या होगा इसमें आएगी, और कब तक आएगी, जब तक आपस में तीनों तापीय साम्य में नहीं आ सकते, है ना। और ये भी याद करें, अगर तीनों तापीय साम्य में है तो हमेशा तापीय साम्य में ही रहेंगे। इसमें एक बात आप नोट कर लीजिएगा, बात नोट ये करना है कि ताप की संकल्पना जो था, उष्मागति का जो प्रथा शून्य का नियम है, यही क्या किया, ताप की संकल्पना को व्यक्त किया है। यही ताप की संकल्पना को भी क्या किया है, व्यक्त किया है। इन बात को आपको क्या करना, याद कर लेना है। और ठीक है, ये सब नोट करिएगा। इसमें कोई समस्या होगी तो आप हमारे पास कमेंट करिएगा। और हाँ, इसको कॉपी में नोट करिए। और आगे मिलेंगे हम दूसरा जो इसका प्रथम नियम है, शून्य उष्मागति के प्रथम नियम के